आज 30 अक्टूबर है, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्र जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अब हम लोग थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के संबंध, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। और अक्सर यह प्रश्न उठता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया और नेहरू को क्यों उत्तराधिकारी बनाया। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और गांधी जी के बीच जो थे मतभेद, इन मिथ्या या भ्रामक तथ्यों या जो भी उसके संदर्भ में एक भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आज 30 अक्टूबर है, यानी कल हम लोग संपूर्ण राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के इतिहास में उनको वही स्थान प्राप्त है जिस तरह यूरोप के इतिहास में या अथवा जर्मनी के इतिहास में बिस्मार्क को प्राप्त है। बिस्मार्क ने भी अपने रक्त, लौह अथवा युद्ध के माध्यम से लगभग 250 से ज़्यादा रियासतों का विलय करके जर्मनी का एकीकरण किया था। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल लगभग 561 रियासतों का विलय बातचीत, कूटनीति के माध्यम से इन्होंने किया था। सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी। पहली जो रियासत थी हैदराबाद, दूसरी रियासत थी जूनागढ़, तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी नियमों के तहत बातचीत के माध्यम से और कूटनीति का प्रयोग करके उन्होंने भारत में विलय किया था, एकीकरण किया था। आज जो भारत का मौजूदा स्वरूप है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के स्वरूप के सही अर्थों में वास्तुकार थे। अब हम 31 अक्टूबर के दिन 1875 में मेहसाणा के समीप इनका जन्म होता है और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में प्राप्त करने के बाद यह उच्च शिक्षा हेतु बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से स्वदेश लौटने के उपरांत अहमदाबाद बार का एसोसिएशन के माध्यम से अपना पंजीकरण करा करके स्थानीय स्तर पर इन्होंने वकालत की शुरुआत की। यानी इनकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि वकालत पेशा का था। अब 1920 के दशक में इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में इन्होंने कदम से कदम बढ़ा चढ़ा करके उन्हें भाग लिया। और सही अर्थ में क्या जाए, एक शुरुआत होती है वह एक अधिवक्ता के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश होता है असहयोग आंदोलन के रूप में। और इसके साथ साथ तब से 1920 से लेकर के गांधी जी के जीवित रहने तक एक अनन्य सहयोगी के रूप में थे, एक बड़े सहयोगी के रूप में थे। गांधी जी भी गुजरात के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के थे।
और गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल में दोनों में बहुत ही मधुर संबंध थे। जैसे भ्रांतियाँ कही जाती हैं कि भ्रांतियाँ दी जाती है, सरदार पटेल और गांधी जी में व्यापक मतभेद, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। सरदार पटेल और गांधी जी में एकदम परस्पर सौहार्द के संबंध थे। यानी कहने का मतलब है, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दूसरे के पूरक थे। 1928 में एक अंग्रेज अधिकारी ब्रूमफील्ड ने बारदोली में जो गुजरात का, सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है, उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी का भाग था। उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी, वहाँ पर किसानों की लगान को उन्होंने बढ़ा दिया था। ब्रूमफील्ड के बढ़ाए गए लगान से स्थानीय किसानों में व्यापक आक्रोश था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान की समस्या के निदान हेतु बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया था, जिसका परिणाम था जो लगान की दर लगभग 24% थी, वह घट करके 6% पर आ गई। यानी कहने का मतलब है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको इसी बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि यहीं से नवाजा गया था। अब 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। यह अधिवेशन अत्यंत ऐतिहासिक था। जिस तरह 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर नेहरू के द्वारा स्वराज के प्रस्ताव पारित किए गए थे, उसी प्रकार से 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। यानी एक बड़ी उपलब्धि थी। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आगाज हो जाती है और उस भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की महती भूमिका थी। या अब हम लोग, यानी कहने का मतलब है, एक अधिवक्ता के रूप में इनकी शुरुआत होती है और 1920 के दौर में गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चल करके और उन आज़ादी तक वह गांधी जी के अनन्य सहयोगी रहे। गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्ग का उन्हें अनुसरण करके स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जितने भी दायित्व थे उनका पूर्ण निर्वहन किया था। अब प्रश्न उठता है, अक्सर यह भ्रांतियां हैं, नेहरू को ही क्यों गांधी जी ने उत्तराधिकारी बनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया? एक प्रश्न यह है। और दूसरा जो प्रश्न है सरदार पटेल और नेहरू और गांधी के बीच जो मतभेद की चर्चा होती है, तो दूसरा प्रश्न उसको लेकर के है। हम इन्हीं पर भ्रांतियों और तथ्यों पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। देखिए, सितंबर 1941 में गांधी जी को लगा अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। ऐसे में गांधी जी ने सितंबर 1941 में, जैसा सुमित सरकार ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी सितंबर 1941 में अपना उत्तराधिकारी नेहरू को घोषित कर दिया था। यानी हमारे बाद राष्ट्र का अब नेतृत्व नेहरू करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं करेंगे। ऐसा सुमित सरकार अपने पुस्तक में ऐसा विवेचन करते दिखते हैं। अब हम प्रश्नता नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के लक्ष्य क्या थे? तीनों के लक्ष्य एक ही थे। तीनों के लक्ष्य ये थे, भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो, यानी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता सबके लक्ष्य थे।
अब उस समय की कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि गांधी जी ने नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब नेहरू को तो उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला, नेहरू अपेक्षाकृत युवा थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र नेहरू से कहीं 14 वर्ष ज़्यादा थी। एक अपेक्षाकृत युवा होना, एक स्वस्थ होना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्वास्थ्य के उस समय बहुत अच्छा नहीं था, यह भी एक कारण था। और दूसरा कारण जो था, नेहरू की जो छवि थी अंतर्राष्ट्रीय थी, और जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो छवि थी वह देश में लोकप्रिय थी। यानी नेहरू की छवि राष्ट्र में भी व्यापक थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज़्यादा थी। दूसरा पॉइंट, नेहरू और सरदार पटेल और गांधी जी के नज़रिए से देखा जाए तो ये दोनों में अंतर दिखता है। और तीसरी चीज़ है, नेहरू के ऊपर आधुनिकता, तर्कवाद, सोशलिज्म का प्रभाव दिखता है, और जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल में परंपरावादी विचार के तत्व दिखते। भारतीय संस्कृति के परंपरावादी मूल्यों का विकास उसमें दिखता है, यानी ये भी एक रीजन था। और नेहरू को सबके साथ ले चलने की वो थी, सामर्थ्य थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लोकप्रिय थे, लेकिन नेहरू थोड़ा सा राष्ट्रीय और बाहर की जो परिस्थितियां थीं उस समय अत्यंत लोकप्रिय थे। अब 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ, और बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष पद का भी चुनाव हुआ। उस समय 3 बड़े चेहरे थे, नेहरू, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अक्सर यह प्रश्न उठता है, देश की 15 में 12 कमेटियां जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को संस्तुति दी थी। यानी देश के 15 में 12 प्रांतों के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम मंत्रिमंडल का मुखिया उस समय होगा, ऐसी चर्चा थी। अंततः गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नामिनेशन वापस ले लिया, और नेहरू को अंतरिम सरकार की मुखिया के रूप में उसमें गद्दी दी जाती है। नेहरू को अंतरिम गद्दी दी जाए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, अंतरिम मंत्रिमंडल के में उप प्रधानमंत्री के रूप और गृह मंत्री के रूप में सेवाएं दी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, सबसे बड़ा जो योगदान है, वह देश की 561 रियासतों का भारत में विलय, और उसमें सबसे बड़ी समस्या थी हैदराबाद की समस्या थी। हैदराबाद उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत थी, और हैदराबाद का में निजाम का शासन था, वह भारत में विलय होने के पक्षधर नहीं था, स्वतंत्र बनाना चाहता था अथवा पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था। सरदार पटेल ने अपनी कला कौशल के माध्यम से, अपनी कूटनीति, सैन्य क्षमता के माध्यम से अब जनरल JK चौधरी के नेतृत्व में सेना भेजी, और ऑपरेशन पोलो कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया। दूसरा बड़ा अचीवमेंट उनका जो था जूनागढ़ का जो भूभाग है आज गुजरात का भूभाग है, और जूनागढ़ हिंदू बाहुल रियासत थी, परंतु वहाँ नवाब शहनाज भुट्टो का शासन था, वह भारत में विलय के प्रस्ताव को नहीं माना। ऐसे में वहाँ पर एक जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का वहाँ की 92% जनता, 90% से ज़्यादा जनता उसको भारत में विलय की वकालत करती है। और तीसरी जो रियासत थी है जम्मू कश्मीर का इतिहास
अत्यंत व्यापक है। जम्मू कश्मीर का इतिहास अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। प्रारंभ में इसकी चर्चा कल्हड़ जो कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते थे, एक विद्वान था, राजा हर्ष के मंत्री चंपक का पुत्र था और उन्होंने एक राजतरंगिणी लिखा था। राजतरंगिणी के माध्यम से हम कश्मीर के प्रारंभिक वर्षों का हम इतिहास जानते हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और बाद में आज़ादी के समय कश्मीर जो था एक स्वतंत्र रियासत थी, मुस्लिम बाहुल रियासत थी। इसके भाग को हम भारत तो आज के नज़रिए से देखा जाए इसके 5 भाग हैं। पहला जो भाग है जम्मू, यह हिंदू बाहुल क्षेत्र है। दूसरा कश्मीर घाटी, यह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तीसरा जो भाग है लद्दाख, यहाँ बौद्धों का प्रभाव दिखता है। और चौथा जो भाग है जिसे पाकिस्तान अवैध रूप से हड़प लिया, कब्जा कर लिया, वह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है, जिसे भारत के संदर्भ में गुलाम कश्मीर कहा जाता है। और तीसरा और 5वां क्षेत्र है अक्साई चीन, यानी कि जो 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जिसे अवैध रूप से पड़ोसी चीन ने अभी उसे कब्जा किया हुआ, इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। यानी कश्मीर का जो इतिहास है अत्यंत विस्तृत व्यापक है और उसका विलय 26 अक्टूबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और परिस्थितियों के अनुसार इसमें किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों कूटनीति के नियमों के तहत किया गया था। कश्मीर प्रारंभ से भारत का हिस्सा था है और भविष्य में हजारों वर्षों तक रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य है जो आज भारत का मौजूदा स्वरूप है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान। आधुनिक भारत के शिल्पकार कहे जाते हैं। इसके साथ साथ आज़ादी उन्होंने जो ICS जो सिविल सेवा थी, भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, इसका उन्होंने भारतीकरण किया था। इसका नाम ICS से बदलकर IAS कर दिया था। एक तो ये बड़ा इनका कार्य था। और जो अगली बात है, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी वह कहीं न कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम उपलब्धि के रूप में देखी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम उपलब्धि के रूप में देखी गई। और इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारिता के बारे में भी उनके योगदान को हम नकार नहीं सकते। अब नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में दोनों सही अर्थों में राष्ट्र का निर्माता थे। दोनों महान थे, राष्ट्र निर्माता थे। जहां नेहरू के ऊपर आधुनिकता, वेस्टर्न मिनिस्टर प्रणाली, इसके साथ साथ विज्ञान और धर्मनिरपेक्षता की छवि थी, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारिता आंदोलन, पंचायती राज व्यवस्था, देसी रियासतों के विलय और परंपरावादी इनका दृष्टिकोण रहा। दोनों सही अर्थों में राष्ट्र के निर्माता थे, गांधी जी के अनन्य सहयोगी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों का अहम रोल रहा। ऐसा हमारे सामने भ्रांतियां थी, दोनों में व्यापक मतभेद थे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि राजमोहन गांधी अपने किताब पटेल लाइफ में लिखते हैं, तीनों में बहुत मधुर सामर्थ्य था और देश को चलाने के लिए ऐसा फैसला तीनों लोग मिलकर लेते। इन तीनों के नज़रिए से जो उचित रहता था वही राष्ट्र के लिए वही कार्य करते थे। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल निसंदेह आधुनिक भारत के महान शिल्पकार थे। भारत के इतिहास में उन्हें वही स्थान प्राप्त है जो यूरोप के इतिहास जर्मनी में बिस्मार्क को प्राप्त है। दोनों में फर्क है। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासतों का विलय रक्तहीन शांति सौहार्द के माध्यम से करते हैं, वहीं बिस्मार्क युद्ध का सहारा लेता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल निसंदेह आधुनिक भारत के महान निर्माताओं में एक हैं। उन्हें हम कोटि-कोटि नमन और वंदन करते हैं।